नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो क्लास में। आज हम बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 4 का जो हमारा इकोनॉमिक्स है, पब्लिक फाइनेंस, आज हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, इस सब्जेक्ट पर हम वीडियो नहीं बनाने वाले थे, लेकिन हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया कि सर हमें इकोनॉमिक्स में जो पब्लिक फाइनेंस है उस पर भी वीडियो चाहिए। तो मैं आज उनके स्पेशल डिमांड पर ये वीडियो लाया हूँ। इसको मैं 4 पार्ट में इस पूरे क्लास को मैं अपलोड करूँगा। तो आज हमारा पार्ट 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वही है पब्लिक फाइनेंस यानी लोक वित्त। पब्लिक फाइनेंस का अर्थ अगर हम जानने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमें कई सारे प्रोफेसरों ने अलग अलग पब्लिक फाइनेंस के बारे में अपने अलग अलग टिप्पणियाँ दी है। तो पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोफेसर डाल्टन ने कहा है कि लोक वित्त का संबंध लोक सत्ताओं की आय व व्यय से तथा इन दोनों के बीच जो परस्पर समायोजन होता है उससे होता है। यानी एक राज्य में सरकार के द्वारा कितना आय यानी कितनी आमदनी सरकार के द्वारा कमाया जा रहा है और सरकार अपने आमदनी का कितना हिस्सा राज्य और राज्य के लोगों पे खर्च कर रहा है, इसे हम लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। बेसिक तौर पे मैं आपको बता दूं कि पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है कि सरकार के पास कितना पैसे आया और सरकार ने कितना पैसे राज्य पे खर्च किया। यानी ये आमदनी और खर्च का एक ब्यौरा होता है जिसे हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। अब जैसे प्रोफेसर पिंडल सिराज कहते हैं कि सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा साधनों की प्राप्ति एवं व्यय से संबंधित जो हमारी विचारधारा है उसको लोक वित्त कहते हैं। यहाँ पे जो साधन है ना, यहाँ पे साधन मतलब होता है राज्य को चलाने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम साधन कहते हैं। जैसे राज्य को चलाने के लिए जो सबसे जरूरी तत्व है ना वो होता है पैसा। तो यहाँ पे साधन शब्द का जो इस्तेमाल है ना वो आमदनी यानी पैसों के लिए किया गया है। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा ये पूरा पॉइंट। तो इसको आप थोड़ा पढ़ के समझ लीजिएगा, क्योंकि हम अगर सभी क्वेश्चनों को समझने का यानी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा तो ये वीडियो इतना बड़ा बनेगा कि मैं आपको 21 मई तक इसको कंप्लीट नहीं करवा पाऊँगा। यानी कल तक मुझे ये पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करवाना है। तो मैं आपको बस हल्का हल्का समझा दूंगा, बाकी आप उसको समझकर वीडियो को रोक कर आप इसको समझकर एग्जाम में लिख के आना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लोक वित्त के क्या क्षेत्र होते हैं, यानी जो हमारा पब्लिक फाइनेंस के क्या मीनिंग एवं स्कोप है उसके बारे में पढ़ना है ना। तो लोक वित्त के क्षेत्र का मतलब होता है कि जो पब्लिक फाइनेंस हमारे पास आता है ना उसमें हम किन किन तत्वों का ध्यान रखते हैं, यानी पब्लिक फाइनेंस किन किन तत्वों से मिलकर बनता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं। तो सार्वजनिक व्यय यानी लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस जो होता है ना उसमें सरकार ये देखती है कि उसे राज्य पे कितना पैसा खर्च करना है आगामी आने वाले वित्त वर्ष में। वित्त वर्ष का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ष जहाँ पे सरकार अपने पूरे लेन देन का ब्यौरा रखता है ना। अभी हमारे देश में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय होता है उसे वित्त वर्ष कहते हैं। और यही वित्त वर्ष पब्लिक फाइनेंस के जो हमारा हिसाब होता है ना वहाँ पे इसी वित्त वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिक तौर पर ये समझ लो कि सरकार सार्वजनिक व्यय में ये ध्यान रखती है कि सरकार को राज्य पे कितना पैसे खर्च करना है, लेकिन खर्च करने से पहले सरकार को ये हिसाब जरूर रखना पड़ता है कि उसके पास पैसे कहाँ कहाँ से और कैसे आने वाले हैं। तो सार्वजनिक व्यय से पहले सरकार को सार्वजनिक आय के स्रोतों का पता लगाना भी जरूरी होता है। जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि सार्वजनिक आय यानी पब्लिक रिवेन्यू। तो सार्वजनिक आय मतलब होता है कि सरकार राज्य पे जो पैसे खर्च करेगी ना तो सरकार के पास कैसे आएगा। तो आप सबको पता होता है कि सरकार पैसे कैसे कमाती है। सरकार पैसे कमाती है हमारे दिए गए टैक्स से। आप सभी टैक्स देते हो और आपको भी पता है कि सरकार हमारे दिए हुए टैक्स का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश के आर्थिक विकास पे खर्च करते हैं। तो टैक्स के अलावा सरकार को बहुत सारे स्रोत होते हैं आमदनी के। जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि सरकार करदान यानी सरकार उन लोगों से भी पैसे वसूलती है जो किसी न किसी रूप से किसी न किसी अपराध में शामिल होते हैं या जो सरकारी संपत्ति को हड़पने का प्रयास करते हैं या कोई अपराध करते हैं। तो सरकार की आमदनी इनसे भी हो जाती है अच्छी खासी।
तो आगे देखते हैं। आगे हमारा तीसरा पॉइंट सार्वजनिक ऋण, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैंने देख रखा है सार्वजनिक ऋण का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। सार्वजनिक ऋण मतलब होता है कि सरकार कितना कर्ज लेके खर्च करेगी। दोस्त सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभार क्या होता है कि सरकार आमदनी जो होता है ना, सरकार का आमदनी वो सरकार के खर्च से ज़्यादा होता है। तो ये अच्छा मतलब दिखाता है सरकार की आमदनी ज़्यादा है और सरकार का खर्च कम हो रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा भी है और नहीं भी है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि सरकार का खर्च ज़्यादा होता है लेकिन आमदनी कम होता है। तो ऐसे स्थिति में सरकार को राज्य पर जो पैसे खर्च करने के लिए सरकार को किसी न किसी संस्था, जो बैंक भी हो सकता है, वर्ल्ड बैंक भी हो सकता है या दूसरे देश भी हो सकते हैं, इनसे कर्ज लेना पड़ता है। तो ये भी एक पब्लिक फाइनेंस के स्रोत है जहाँ से सरकार पैसे कमाते हैं, यानी कर्ज के द्वारा भी। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है वित्तीय प्रशासन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार के पास कितने पैसे आ रहे हैं, सरकार कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, इन सब के हिसाब रखने के लिए एक बीच का अंग होता है जिसको हम प्रशासन कहते हैं। प्रशासन में जितने भी IAS IPS जितने भी अफसर होते हैं या DM जो भी होता है, ठीक है ना, या बड़े बड़े सरकारी जो अफसर होते हैं ना, ये सब जो होता है ना, इनको हम प्रशासन के अंग कहते हैं, यानी ये सरकार के लिए कार्य करते हैं, ठीक है ना, सरकारी अफसर हो गए, ठीक है ना। तो सरकार के पास कितनी आमदनी आ रही है, सरकार कितना खर्च कर रहा है, इन सब का जो हिसाब रखता है ना, वित्तीय प्रशासन होता है। और सरकार को इन पर भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ता है, क्योंकि देखो ये हिसाब रखते हैं कि राज्य में सभी चीज़ें एक बराबर डेवलप हो रहा है या नहीं, तो इनको भी काम करने के लिए तो सरकार कुछ न कुछ पैसे देगी। तो इसी पॉइंट को हम यहाँ पे हमने समझा रखे हैं। आगे है राजस्व का महत्व। तो यहाँ पर राजस्व का हमें महत्व बताना है कि राजस्व यानी सरकार के पास जो पैसे आए हैं ना, जिसको हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं, इसका क्या महत्व है, यानी ये सरकार के लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट दिख जाएगा कि आर्थिक नियोजन, यानी सरकार जो देश का जो डेवलपमेंट के लिए जो सरकार कार्य करती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा यही उपयोगी होता है। सरकार के पास जो पैसों का जो स्रोत है, उसी के माध्यम से ही तो सरकार कंट्री में यानी देश में डेवलपमेंट कार्य करेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पूंजी निर्माण, यानी सरकार इस पैसों को इन्वेस्ट भी करती है अलग अलग क्षेत्रों में, यहाँ पे मैंने समझा रखा है, आप समझ लेना। तीसरा यहाँ पे राष्ट्रीय संसाधनों के अनुकूलनों का अनुकूलम प्रयोग, यहाँ पे मैंने समझा रखा है, इसको समझ लेना क्योंकि हमें वीडियो को जल्दी ख़त्म करना है। नंबर 4 है रोजगार में वृद्धि। ये मैं आपको थोड़ा बहुत ये समझा देता हूँ कि देखो, अगर सरकार इन्वेस्ट करेगी, सरकार के पास पैसों का, सरकार उसको इन्वेस्ट करेगी तो कहीं ना कहीं रोजगार में भी वृद्धि होगा। यानी सरकार, मान लो कि सरकार हमारे देश में या हमारी सिटी में सड़कें बनवा रही है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं लोगों को काम देना पड़ेगा, क्योंकि सड़कें तो अपना बनेगी नहीं। इसके अलावा मान लो सरकार स्कूल बना रही है, तो स्कूल बनाने के लिए भी सरकार को लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो लोगों को जब ज़रूरत पड़ेगी तो समाज के लोगों का ही उपयोग किया जाएगा स्कूल बनाने में। तो जो समाज में लोग रहते हैं उनको तो रोज़गार मिलेगा, तो इससे रोज़गार में भी वृद्धि होता है दोस्तों। तो यह पॉइंट भी आप याद रखना, समझ लेना इसको। आगे राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो नॉर्मल सी बात है, अगर सरकार के पास पब्लिक फाइनेंस यानी राजस्व अधिक आएगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि तो होगा ही होगा। आगे आर्थिक विषमताओं को कम करने में सहायक। आर्थिक विषमता मतलब आता है कि अमीर कितना अमीर है और गरीब कितना गरीब है, यानी अमीर गरीब के बीच जो पैसों का अंतर होता है ना, उसको आर्थिक विषमता बोलते हैं। अगर सरकार के पास पब्लिक फाइनेंस यानी राजस्व अधिक आए तो सरकार देश में गरीबी कम करने के लिए कई अभियान चलाते हैं, तो जो पब्लिक फाइनेंस होता है इसमें भी सहायक होता है। आगे है सरकारी उद्योगों के संचालन में सुविधा। तो अगर सरकार के पास पब्लिक फाइनेंस यानी राजस्व अधिक होगा तो सरकार अधिक उद्योग की स्थापना करेगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे, तो इसको भी आप एक्सप्लेन कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 है लोक वित्त और निजी वित्त में क्या अंतर है। तो दो, लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस जो कि सरकार खर्च करते हैं, निजी वित्त यानी जो हमारे खुद का पैसा होता है। तो इसमें क्या अंतर है ये आप सबको पता होगा। फिर मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखा है, इसको आप समझ लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और अगर मैं सभी पॉइंटों को समझाऊं तो मुझे नहीं लगता मैं आपका सिलेबस कल तक कंप्लीट करवा पाऊँगा। तो आप समझ लेना। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको समझा दूँगा। वहाँ पे लोक वित्त और निजी वित्त में
समानता था और यहाँ पे असमानता यानी अंतर बताना है। तो यहाँ पे भी मैंने अंतर बता रखा है कि लोक वित्त और निजी वित्त में कितना और क्या क्या अंतर है। तो यहाँ पे मैंने 11 पॉइंट एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो, ये 11 पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और मैं आपको बता दूं, ये मेरा मतलब ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। इस पूरे सब्जेक्ट को मैं 4 पार्ट में अपलोड करूंगा, लेकिन मैं बाकी के यानी पार्ट 2, 3 और 4 तभी बनाऊंगा जब आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताओगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि यार 2 दिनों में मुझे ये ख़त्म करवाना है और मुझे लगता है कि अगर आपको ये समझ में आएगा तभी मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ाऊँगा।